नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो आज है बेहद अहम दिन क्योंकि आज गुजरात में पहले चरण का मतदान हो रहा है और पल पल की खबर एफएम न्यूज आप तक पहुंचाएगा। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान जारी है। 19 जिलों में पड़ने वाले इन विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र सहित 19 जिलों की 89 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला आज 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। चुनाव में कुल 39 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 788 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें से 718 पुरुष उम्मीदवार हैं और 70 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में 27 साल के लंबे शासन को बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई है, जबकि कांग्रेस राज्य में अपने वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आप एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रही है और सत्ता में आने के लिए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लेकर बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला करने को तैयार है। गुजरात में बीजेपी को सत्ता को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, तो आपका लक्ष्य अभी तक एक और राज्य में पैठ बनाना है। गुरुवार की सुबह पहले चरण के मतदान के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से 2017 की अगर बात करें तो 53 सीटों पर बीजेपी नजर आई थी, 36 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और उस वक्त आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं थी, एक भी सीट उसके हिस्से में नहीं थी। लेकिन इस बार गुजरात की कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि जनता इन सीटों पर किसके हक में अपना फैसला सुनाती है, किसको जीत का ताज पहनाती है। और आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से यही अपील कर रहा है एफएम न्यूज की रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का आप प्रयोग करें। तो गुजरात के रण की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। तो लगातार जनता से अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें और वोट डालें। एफएम न्यूज भी तमाम लोगों से यही अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपनी भागीदारी निभाएं इस लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की है। राहुल गांधी ने भी आज एक ट्वीट किया है, आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं, गुजरात के सभी भाई बहनों से अपील है, वोट करें रोजगार के लिए, सस्ते गैस सिलेंडर के लिए, किसानों की कर्ज माफी के लिए, गुजरात के प्रगतिशील भविष्य के लिए भारी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि पहले चरण में कहां-कहां वोटिंग हो रही है और 2017 के चुनाव में किसका पलड़ा कहां पर भारी था। तो सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 12 जिले हैं, जिसकी 54 सीटों पर आज
मतदान हो रहा है। 2017 का चुनावी परिणाम अगर हम बताएं तो बीजेपी को 23, कांग्रेस को 30, बाकी अन्य दलों को 1 सीट यहां पर हासिल हुई थी। अब बात जामनगर की कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीट मिली। राजकोट की अगर बात करें तो कांग्रेस को 8 और बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला था। वहीं सुरेंद्रनगर की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 4। मोरबी की बात करें तो बीजेपी 0 पर, कांग्रेस 3 पर। इन तमाम सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। अब बात पोरबंदर की कर लेते हैं। पोरबंदर में कांग्रेस 0 पर, बीजेपी 1 और अन्य दलों को 1 पर जीत हासिल हुई थी। जूनागढ़ की बात करें तो कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, बीजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। अमरेली में बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस के पास यहां पर 5 सीट हैं। भावनगर में बीजेपी 6 सीट पर जीत दर्ज करा चुकी है 2017 में, और कांग्रेस के पास यहां पर महज 1 सीट थी। अब बात अगर देवभूमि द्वारका की करें तो देवभूमि द्वारका में कांग्रेस 1, बीजेपी 1। बोटाद में बीजेपी 1 और कांग्रेस भी 1 सीट पर काबिज है। गिर सोमनाथ में बीजेपी 0 पर और कांग्रेस 4 सीटों पर मजबूत नजर आई थी। कच्छ क्षेत्र की बात करें, कच्छ की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास यहां पर 2 सीट और बीजेपी के पास 4 सीट थी। तो ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर आज प्रथम चरण में मतदान हो रहा है। दक्षिण गुजरात की 28 सीटें हैं, जिनमें कुल 7 जिले और 28 सीटों पर आज यहां मतदान किया जा रहा है। 2017 का चुनावी परिणाम अगर हम आपको बताएं तो बीजेपी के पास 22 सीट और कांग्रेस के पास दक्षिण गुजरात में महज 6 सीटें थी। और इनमें से सबसे पहले बात भरूच की करते हैं। भरूच में बीजेपी का खाता नहीं खुला, जबकि कांग्रेस के पास यहां पर 2 सीट हासिल थी। वहीं बात अगर सूरत की करें तो सूरत में बीजेपी के पास 15 सीटें थी और कांग्रेस के पास महज 1 सीट थी। देखिए, ये कुछ ऐसी सीटें थी जिन्होंने 2017 में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था बीजेपी के लिए, क्योंकि एक वक्त पे दिक्कत में नजर आ रही थी बीजेपी। तापी की बात कर लेते हैं। देखिए, तापी में भी 0 पर थी बीजेपी और कांग्रेस के पास 2 सीट। डांगस, जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला, कांग्रेस के पास 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। नवारसी की अब हम बात कर लेते हैं। नवारसी में बीजेपी 3 सीटों पर काबिज हुई थी और कांग्रेस के पास यहां पर महज 1 सीट थी। बात वलसाड की करें तो वलसाड में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के पास यहां पर सिर्फ 1 सीट थी। चलिए अब बात मध्य गुजरात की कर लेते हैं। आज मध्य गुजरात की भी कई सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां पर 68 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 2017 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस के पास 24 सीट है इनमें से, और अन्य दलों के पास महज 4 सीटें थी। और उत्तर गुजरात की 32 सीटों पर मतदान है, जहां पर बीजेपी 14, कांग्रेस 17 और निर्दलीय 1 सीट पर विजय हुए थे। 2017 का गणित हमने आपको समझाया किस तरह से 2017 में तमाम पार्टियों ने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई थी। साथ अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी नमस्कार नितिशा जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं तिवारी जी, और आज गुजरात की जनता भी यही कह रही है कि हम बढ़िया हैं, हम मजे में हैं, क्योंकि तमाम लोग आज पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, आज सुबह ही नजर आया कि पोलिंग कुछ धीमी रफ्तार से चल रही थी। महज 7%, पहले घंटे की बात करें तो महज 7% मतदान हुआ था, और उसमें से भी सूरत की अगर बात करें तो देखिए, सूरत जैसे क्षेत्र में महज 3 दशमलव कुछ प्रतिशत का मतदान हुआ था। क्या कहेंगे आप, ये जो शुरुआत थी इसके बारे में?
नीतिशा जी, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता से अपील करूंगा कि अपने मत का अधिकार जो आपको मिला है उसका सही प्रयोग करें और सोचें कि हम किस व्यक्ति को जिताएं कि जिससे उस क्षेत्र का विकास हो, उस हाँ। राज्य का विकास हो। नीतिशा जी, सूरत की बात करते हैं। सूरत एक ऐसा इलाका है जहां प्रवासी बहुल इलाका कहा जाता है, बहुत सी इंडस्ट्री है और सूरत में ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसा विधानसभा है जिसमें 50% एक विधानसभा में महाराष्ट्रियन रहते हैं, जिससे आज 20 साल से वहां पर महाराष्ट्र का व्यक्ति ही एमएलए बनता है और सूरत से ही सीआर पाटिल जी भी आते हैं। सीआर पाटिल जी उन प्रवासियों के बल पर सूरत से हमेशा सांसद बनते हैं। महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी वहां से अच्छे वोटों से जीतते हैं। आप देखिए, सूरत ही वो इलाका है जहां से अभी रविंद्र जडेजा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। रविंद्र जडेजा की पत्नी हबीबा का भी बड़ा अच्छा रोल है, बहुत सामाजिक है और उनके परिवार में कांग्रेस में भी ही लोग हैं, लेकिन हबीबा जडेजा का बहुत अच्छा वहां पर व्यवहार है। वहाँ लोगों के साथ मिलजुल करके बहुत अच्छा वो कार्यक्रम करती हैं, लोगों के साथ हमेशा सामाजिकता दिखाती हैं और लोगों के हित के लिए काम करती हैं, तो उनके लिए भी एक जीत का आसरा दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे नीतिशा जी एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिसमें एकता होती है उसी में बल होता है। यदि देश की अखंडता चाहिए तो एकता की जरूरत है। आज सूरत में कुछ जगह पर 50% महाराष्ट्रियन होने की वजह से सीआर पाटिल अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा के चुनाव जीत करके और सांसद भी हैं, लेकिन पूर्वांचली प्रवासी जो वहां रहते हैं 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में, वो 1 से 1.5 करोड़ पूर्वांचली प्रवासी चूंकि एक नहीं होते, चूंकि एकता के सूत्र में नहीं बनते, इसलिए सूरत में एक से दिग्गज नेता है वहां के पूर्वांचल के, उनको टिकट नहीं दिया जाता और वो चुनाव नहीं लड़ पाते। सूरत, कच्छ, भुज, पोरबंदर और यहाँ तक कि आप देखिए राजकोट, इस सारे इलाकों में राजकोट, बिल्कुल राजकोट की भी हम बात करेंगे। राजकोट भी बहुत अहम सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बाई इलेक्शन लड़े थे और उनके लिए सीट खाली की गई थी, उसके बाद में वहां पे वो मुख्यमंत्री बने हैं। राजकोट की भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक अगली खबर की तरफ भी हम रुख कर लेते हैं। अजय तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम चर्चा को जारी रखेंगे। गुजरात विधानसभा की ही हम बात कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा के पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और अमरेली में कांग्रेस विधायक परेश धनानी साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए घर से निकले थे। गैस सिलेंडर में बढ़े दामों को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये अलग तरीका अपनाया था। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि घनानी किस तरीके से, तिवारी जी हम इसी पर अभी बात करेंगे। तस्वीरें एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि घनानी किस तरह से गैस सिलेंडर यहाँ पर वो लेकर निकले थे साइकिल पर और जनता को जागरूक करने का उन्होंने काम किया था। रहे हैं और तिवारी जी बहुत अहम ये तस्वीरें हो जाती हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। एक बार दर्शकों को हम दिखाएं किस तरह से साइकिल पर घनानी लेकर निकले थे ये सिलेंडर और उनके साथ में और लोग भी मौजूद थे। सिलेंडर को लेकर यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो कई मुद्दे इन चुनावों में हमें नजर आए, कई अनोखे तरीके प्रचार के भी नजर आए। तिवारी जी, इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपसे सवाल लूंगी कि क्या महंगाई एक बड़ा मुद्दा है गुजरात के चुनावों में? क्या आपको लगता है जिस महंगाई की बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है, जिस महंगाई की बात घनानी साहब कर रहे हैं, सिलेंडर लेकर साइकिल पर निकले हैं, क्या लग रहा है आपको गुजरात में महंगाई एक मुद्दा है? जी जरूर नीतिशा जी, गुजरात में ही नहीं पूरे भारत देश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन गुजरात में लगभग 50% से ऊपर रईस लोग हो गए हैं। गुजरात बहुत विकास के मॉडल में पहुंच गया और बहुत अच्छे रईस हो गए हैं। तो गुजरात में जो सिलेंडर की तकलीफ है या बेरोजगारी की तकलीफ है वो उन लोगों को है जो बहुत छोटे तबके में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो वहाँ के जो लोकल लोग भी हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, दिक्कत सिलेंडर की उनकी है। देखिए बड़ा अच्छा लगा आज अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने
वोट देने के लिए अपील किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो अपील किया है उस अपील में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को शायद बता दिया कि भैया सिलेंडर लेके जरूर जाना, ताकि सिलेंडर की महंगाई की वजह से लोग वोट देंगे। क्योंकि आप देखिए पिछले 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी का जो आपस की लड़ाई चल रही है चुनाव जीतने और हारने की, मात्र 22 सीट गुजरात में, मात्र 22 सीट कांग्रेस कम थी, बीजेपी 22 सीट से जीत करके सरकार बनाती है। और अभी 2017 से लेकर के 2022 तक 2 साल कोरोना का बड़ा महामारी रहा, उस कोरोना में प्रवासियों पर कितना जुल्म ढाया गया ये आपने भी देखा, सबने देखा। और वहां पर एक चीज और भी है, वहां मतलब कई जगह आप हत्याएं देखिए, कई ऐसे पुल टूट गए, कई ऐसे कितने कांड हुए हैं जिसकी वजह से भी जो है बीजेपी को इस सब में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लगभग अमित शाह जी और भाजपा के लोगों ने 160 सभाओं को संबोधित किया है। और नीतीश जी देखिए ये 89 सीट बड़ा महत्वपूर्ण सीट है। इस 89 सीट में हर बार कांग्रेस बढ़त ले आती है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जाने से, ओवैसी के आने से, क्योंकि जो एक उनका धड़ा था, जो उनका एक मजबूत कड़ी थी, वो मजबूत कहीं ना कहीं कड़ी वो बढ़ेगी और बीजेपी को इसका फायदा होगा। उस फायदे की वजह से बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है ऐसा लग रहा है। लेकिन ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, ये महंगाई, बेरोजगारी। देखिए आप घोषणा पत्र को देखिए, आप पार्टी ने जो घोषणा की है उससे मिलती जुलती घोषणा आपके भारतीय जनता पार्टी ने की है। और लेकिन कांग्रेस की जो घोषणा है, उस कांग्रेस की घोषणा पत्र में बिल्कुल क्लियर और साफ है, गैस सिलेंडर, किसानों का कर्ज माफी और पेंशन स्कीम। तो ये जो स्कीम और ये जो लागू है, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट एक स्कीम की बात कर रहा हूँ। जो उसने स्कीम दिया है वो एक सही स्कीम दिया है, और मुझे लगता है कि यदि आप पार्टी उसमें कदम नहीं रखती तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीतना बड़ा मुश्किल था। जबकि कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर ने बहुत बड़ा कोई रोड शो नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल। तिवारी जी यहीं पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कांग्रेस पहले शुरुआत में बहुत ठंडी नजर आ रही थी अपने प्रचार में, लेकिन बाद में आते आते तक तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर कमान संभाली और मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे चुनावी कैंपेन को लीड करते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमें अपने 5 साल के काम पर भरोसा है, जो साइलेंट प्रचार हमने किया है, हमने लोगों तक पहुंचे हैं हम। ये वही बात कांग्रेस कह रही है जो लगातार बीजेपी कहती है। जिस तरह से बीजेपी काम करती है, शायद कांग्रेस भी अब उस नब्ज को पकड़ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रीता जी। कांग्रेस ने हिमाचल में अपना फोकस ज्यादा रखा था। कांग्रेस ने हिमाचल में फोकस इसलिए रखा था कि उसको ये विश्वास था कि गुजरात में हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब उसको ऐसा लगा कि हमारे ही वोट कट रहे हैं ओबीसी के थ्रू, आम आदमी पार्टी के थ्रू, तो लास्ट मोमेंट में सब लोग पहुंचे हैं और अपनी मेहनत करने की कोशिश किए हैं। लेकिन आज जो 2 करोड़ जनता जो मतदान करेगी, वो बड़ा ही भाग्य विधाता होगी कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, आपके लिए। लेकिन नीतीशा जी एक महत्वपूर्ण बात और है, देखिए इस बार नया वोटर जो है नीतीशा जी, यंग लड़के, इस बार जो यंग वोटर जो आएंगे वो कम से कम 5 लाख की संख्या में है। और वो 5 लाख वोट किधर जाता है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उन 5 लाख वोटरों से मैं कहूंगा कि आप यंग हो, आपको सोच समझ कर वोट करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। देखिए लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र आपको ये वोटिंग के समय ही अधिकार देता है कि किस व्यक्ति को चुनना है और किस व्यक्ति को नहीं चुनना है। सरकार बनाना एक अलग सिस्टम है, लेकिन अपने क्षेत्र के विधायक को जिताना एक अलग सिस्टम है। सरकार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन क्षेत्र का विधायक क्षेत्र में रहता है और काम करता है। और क्षेत्र में विकास बहुत जरूरी होता है। तिवारी जी अभी आप लगातार जिक्र कर रहे थे ओवैसी का, कि ओवैसी आए हैं, आम आदमी पार्टी आई है। एक चीज देखिए आपकी, लगातार चुनावों में ये कहा जाता है कि ये उसकी बी टीम है, ये उसकी सी टीम है, लगातार ये बातें होती हैं। ओवैसी को बी टीम बताया जाता है, आम आदमी पार्टी को बी टीम बताया जाता है, और इस तरह से एक दूसरे की बी टीम सी टीम की ये लड़ाई चलती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेस ये तमाम बातें करती है, तो क्या आप मानेंगे कि आप चाहे 2017 की बात करें, चाहे आप इस बार की बात करें, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे वो नायर साहब हो,
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये खुद ही बी टीम बन जाते हैं जब नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, जब औकात की बात आ जाती है, जब रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये खुद ही बी टीम बन जाते हैं और इसका फायदा बीजेपी उठाने में कामयाब हो जाती है। इस बार औकात वाले बयान के बाद पीएम ने बहुत ही सेंटिमेंट्स लोगों के इकट्ठे करने की कोशिश की थी। उसके बाद तुरंत जब उन्होंने जनता को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि मेरी औकात दिखाने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चूक जाती है ये पार्टी और इसको भुनाने में बीजेपी, क्योंकि उसके पास जो मशीनरी है, जो लोग हैं, जो बोलते हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, वो इन चीजों का बहुत बढ़िया फायदा उठाते हैं और खुद ही ये तमाम जो बड़े नेता हैं ये बी टीम बन जाते हैं। मानेंगे इस चीज को? नितिशा जी, ये बात आपने बिल्कुल सही और सही समय पर उठाया है। मैंने बहुत से नेशनल चैनल पर, चाहे वो सहारा हो, जेके न्यूज हो, जीटीवी हो, मैंने बहुत से चैनलों पर इस बात को कहा है कि यदि पार्षद के चुनाव के लिए हाई स्कूल पास व्यक्ति को लिया जाता है, हाँ। तो विधायक के चुनाव के लिए कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है, तभी कोई आदमी किसी को रावण बोल देता है, तभी कोई आदमी किसी की औकात दिखा देता है और तभी कोई आदमी किसी पर कोई भी बात बोलने से पहले डरता नहीं है। देखिए, यह बोलने से बी टीम, ओवैसी की टीम को वोट कटुआ कहते हैं लोग। बस ओवैसी की टीम वोट कटुआ है और नहीं है, यह ओवैसी को फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी को फर्क पड़ता है कि मैं एक सांसद हैदराबाद से बन करके भारत देश के हर राज्य में चुनाव लड़ा रहा हूँ, 6% से ज्यादा वोट लाया हूँ, मेरी लिए संख्या बढ़ेगी तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो नितिशा जी, यही बात जो है आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी, आप देखिए, दिल्ली से चुनाव जीतकर पंजाब की तरफ चुनाव जीती। आम आदमी पार्टी के लिए तो मुझे लगता है ये जो लड़ाई है ये खुद को एक और राज्य में काबिज करने की लड़ाई है महज। क्या अब एक सेकंड, अब वो गुजरात पहुंची है, लेकिन मैं आपको कल की न्यूज बता दूं कि भगवंत मान सिंह के घर के सामने लगभग हजारों मजदूर, हजारों प्रवासी मजदूर जो खेती करते थे, जो मजदूर थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भगवंत मान सिंह के सिपाहियों ने इतना लाठी से मजदूरों को मारा, इतना मारा है लाठी से कि बताइए उन मजदूरों की मांग को पूरा करने के लिए लाठी चलाने की क्या जरूरत है। और ठीक वही बात कोरोना के टाइम पर जब पूर्वांचली प्रवासियों को गुजरात से भगाया जा रहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि ये कब क्या बोल दें, कब क्या लाठी चलवा दें। ये घर नेता की बात कर रहा हूं मैं, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। लेकिन इस देश में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है भारत देश में रहने का और अपनी मांग रखने का। आपका काम है राजनीतिक ढंग से उसे सही ढंग से संभालने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम कहलाने लगी है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि यदि कांग्रेस के वोट को काटकर आप पार्टी अपनी तरफ कुछ सीट लाती है और कुछ बीजेपी के वोट को काट के लाती है, तो सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी? क्या कांग्रेस बीजेपी के साथ जाएगी या आप पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी या ओवैसी का? इसके बारे में तो तिवारी जी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजनीति तो है ही अनिश्चितताओं का खेल, और हमने राजनीति में ऐसे दो धुर विरोधियों को साथ आते हुए देखा है जिनके बारे में उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसका महाराष्ट्र तो बहुत ही ताजा उदाहरण है। महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं, दिल्ली में हम देख चुके हैं, बिहार में हमने देखा है, तो तमाम आगे चीजें हैं। लेकिन तिवारी जी, जिस तरह के बयान आते हैं, मेरा ये मानना है, देखिए खड़गे साहब बहुत बड़े नेता हैं, नैयर साहब का नाम है, मिस्त्री जी का नाम है, और जब ऐसे लोग ऐसे बयान देते हैं तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि जिसके खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं उनके पास मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, जो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर जनता के बीच जाकर इस पूरी मुद्दे को भुनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं और इस चीज का फायदा उठा ले जाते हैं। तो जो बयानबाजी वो अपने फायदे के लिए कर रहे होते हैं, वो दरअसल फायदा बीजेपी को कर जाती है। नितिशा जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि खड़गे जी बहुत बड़े नेता है। देखिए, ये बड़ा नेता कोई नहीं है, बड़ा नेता बनाती है जनता और उसको गिराती है जनता। अमित शाह जी क्या थे गुजरात में? हाँ। वो सबको पता है। आज अमित शाह जी भारत देश के गृह मंत्री, तो वो अपनी कहीं ना कहीं कोई काबिलियत लाए होंगे तो बने हैं। खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, बहुत दिनों बाद बनाया। खड़गे जी को जनता नहीं बनाया था। किसी भी व्यक्ति को जनता बड़ा नेता बनाती है और जनता ही गिराती है। आज उन्होंने अपने इस रावण शब्द को बोल करके कितना बड़ा गलत काम किया है। नरेंद्र मोदी को रावण कह देना, देखिए रावण कोई छोटा व्यक्ति नहीं था। भगवान राम के अलावा रावण को कोई मार नहीं सकता था। रावण से बड़ा विद्वान कौन इस धरती पर? रावण से बड़ा विद्वान नहीं, जो भगवान तक को अपने कब्जे में रखता था, जो यमराज तक को अपने कब्जे में रखता था। लेकिन
आज जो खड़गे साहब ने बोला है ये ठीक नहीं बोला, ये जनमानस को ठेस पहुंचाता है। और बहुत से लोग जो हैं, आप देखिए बहुत से लोग कुछ भी बोल जाते हैं। आज गुजरात में जो दक्षिण गुजरात का एरिया है, दक्षिण गुजरात का एरिया बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। इस एरिया से यदि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है तो निश्चित तौर से बीजेपी को घबराहट होगी। आम आदमी पार्टी शहरों की तरफ घूम पाई है, अहमदाबाद है, भावनगर है, गांधीनगर है। आम आदमी पार्टी ने वहां चोट पहचानने की कोशिश की है जहां बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी के गढ़ में आम आदमी का सेंध लगाने का मतलब है कि निश्चित तौर से वो कांग्रेस पहले भी वहां कमजोर थी और बाद में भी कमजोर होगी। तो मेरा जहां तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाकर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी घबराई जरूर है। हाँ। लेकिन आज के वोट परसेंटेज से आप देखिएगा, वोट परसेंटेज भी 70-75% से कम नहीं आएगा जैसा कि चल रहा है। शुरुआती दौर में 1-1.5 घंटा पहले वो कुछ परसेंटेज था, लेकिन सूरत में जो परसेंटेज गिर रहा है उसका कारण है मजदूर, बुनकर। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनका ख्याल हमें करना होगा। तिवारी जी हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कैप्टन आई भदौरिया साहब जुड़ गए हैं बीजेपी से, स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ अरुण कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का FM न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी कैप्टन साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल लूंगी, ये जो तमाम सीटें हैं आज काफी अहम है क्योंकि इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 2017 में बीजेपी काफी कमजोर नजर आ रही थी। क्या कहेंगे आप इस बार, क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पर? मैं लगभग 20 दिन से गुजरात में ही हूँ जी, और जहाँ आज मतदान हो रहा है ये क्षेत्र हमने पूरा ही कवर किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर बूथ तक मैं पहुंचा हूं, और जो जिस तरह से हमने वहां कैंपेन करी, लोगों से मैं मिला था, तो ये बात मैंने 2 दिन पहले ही डिबेट में कह दिया था। हाँ। कि यहाँ पूरा चुनाव एक तरफा है, यहाँ किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, चाहे वो सूरत हो या नौसारी हो, जो भी है वहाँ किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ना केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कुछ मिल रहा है, हाँ। और ना कांग्रेस को कुछ हासिल हो रहा है। ठीक है। आम आदमी पार्टी की स्थिति तो ये रही है कि उनके कार्यकर्ता ठीक आज से 6-7 दिन पहले ही पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली वापस आ चुके थे, तो आम आदमी को तो कुछ मिलना ही नहीं है। कांग्रेस थोड़ा संघर्ष कर रही है, तो वोट भले ही मिल जाए, सीट में तब्दील इनका भी नहीं होगा। मैं आपको तो बहुत अच्छी एक बात बताना चाहूंगा कि सूरत में एक कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता हैं, विधायक भी पहले रह चुके हैं, धनसुख भाई, और वहाँ के अच्छे पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी की स्थिति क्या हो सकती है। जो धनसुख भाई बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, विधायक भी रह चुके हैं पहले, और बिल्डर है, पूंजीपति है, उनकी स्थिति ये है कि वो 10 से 12 हजार वोट ले ले तो ले ले, इससे आगे उनको कुछ हासिल होने वाला। जब धनसुख भाई का हाल ये है तो बाकी कांग्रेसियों का क्या होगा? हाँ। तो गुजरात का जो पहले चरण का मतदान है उसमें सिर्फ बीजेपी के अलावा और किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बीजेपी एक तरफा वहां जा रही है। ठीक है। और ये ही आगे चल के होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि दूसरे चरण के मतदान में कुछ एक क्षेत्र है, सौराष्ट्र साइड में, द्वारका साइड में, वहाँ कांग्रेस को कुछ परसेंटेज वोट मिलेगा। अच्छा। वो भी वो ग्रामीण क्षेत्र में, और बाकी जो शहरी क्षेत्र में तो इनको वहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाकी आम आदमी पार्टी जिस तरह से वहाँ गई थी, अपना बूमर फैलाया था, अपना दिल्ली मॉडल दिखाया था जाके कि दिल्ली में हमने जमुना साफ कर दी है, पॉल्यूशन खत्म कर दिया है, शिक्षा बहुत अच्छी दे दी है, ये जो, तो इसको गुजरात की जनता ने इतनी बुरी तरह से नकारा है कि इनको वहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए ये बहुत जल्दी वहां से भागे आए। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो केजरीवाल जिस बात के लिए पहचाने जाते हैं, वो अपना काम उन्होंने पूरा कर लिया। जिस तरह से ये यहाँ गए थे, निगम की इन्होंने टिकटें वहाँ खूब बेची है, पैसा वसूल किया है, और इकट्ठा करके सीधा बोरी बिस्तर बांध दिल्ली भाग गए।
ये केजरीवाल की हालत है, आम आदमी पार्टी की हालत गुजरात में है। इससे ज्यादा और इनकी वहाँ कोई पहचान नहीं है। ठीक है, अरुण कुमार साहब क्या कहेंगे आप? आज जिन 89 सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें से कई तो वीआईपी सीट है, कई ऐसी सीट है जिसमें पिछली बार बीजेपी काफी कमजोर नजर आई थी। इस बार कुछ सीट हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। आप मानेंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक और लड़ाई है, ये एक और राज्य में खुद को काबिज करने की? नहीं, वो कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। पूरे गुजरात का जो परिदृश्य, चुनावी परिदृश्य, उसको देखिए कि भाजपा ने इस बार गुजरात प्राइड के नाम पर, अब जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हों, जिस प्रदेश से गृह मंत्री आते हों, तो एक तो पूरी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और अब इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इसको एक गुजरात प्राइड के रूप में चुनाव को लिया है। अब रही तो फर्स्ट फेज का जो चुनाव है, नेचुरल है कि देखिए लड़ाई तो सीधी, अमित शाह जी ने भी कहा था कि लड़ाई हमारी कांग्रेस से है। और ये बात ठीक है कि इस चुनाव में बड़े ही, जिसको आप कहेंगे कि बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश जरूर की है आप पार्टी ने, लेकिन नतीजा क्या होगा वो तो अब दिल्ली और पंजाब पर जगह नहीं हो सकता। तो एक लड़ाई में वो है त्रिकोणीय मुकाबला, शायद ही कोई सीट पर ऐसा देखने को मिलेगा। लड़ाई सीधे बीजेपी की है। और अभी जो आज फर्स्ट फेज का जो चुनाव हो रहा है, स्वाभाविक रूप से फिर कहीं से कोई यहाँ पे जितना सर्वे दिया है उसका किसी ने कहा कि बीजेपी को ही मिल पर है, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और सभी आपने देखा होगा कि सर्वे में दिया है कि बीजेपी पिछले चुनाव से प्लस में रही। रही बात कुछ जो जिन क्षेत्रों को आपने आइडेंटिफाई किया और बताया कि तमाम उसकी कमजोर रही है, तो बीजेपी की इस बार रणनीति वही रही है कि जिन सीटों पर वो उसकी कमजोर स्थिति रही है, जिन क्षेत्रों में बीजेपी पीछे रही है, उसको फर्स्ट टू विन, ये एक स्ट्रेटजी से इस पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है। अब तो ये दिखना दिलचस्प होगा कि नतीजा किस रूप में आता है, बीजेपी की रणनीति कितनी सफल हुई। तो ये चुनाव कहीं न कहीं से फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। एक चुनाव का तो संकेत अभी तक यही मिला है। और पोल देखें, अभी आप शाम तक पोलिंग का क्या परसेंटेज आता है, जनता का किस हद तक रुझान सामने आता है, तो फिर सेकेंड हाफ के बाद जो पोलिंग का जो ट्रेंड देखने को मिलेगा, उस पर कुछ कहना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तिवारी जी क्या लग रहा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर कोई लाभ कर सकती है? नहीं, मैं तो पहले तो अरुण पांडे साहब के बातों से थोड़ा सहमत जरूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की साख दांव पे लगी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि ये साख 2024 में साबित कर देगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी डगमगाती है गुजरात में, तो निश्चित तौर से उसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा और पूरे भारत पे 2024 में फिर ये कमजोर हो जाएगा। शायद इसीलिए 160 सभा अमित शाह जी ने की और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज लोगों ने वहां काफी प्रचार किया। और निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी ने वहां पर जो भी अपना कदम रखा है, अपनी मजबूती करने के लिए हर पार्टी कदम रखती है। और 62 के चुनाव में उसने कुछ सीटें जीती भी हैं। तो आम आदमी पार्टी अपनी नई पार्टी है, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पुरानी पार्टियां हैं। कांग्रेस ने 30 साल राज किया है, भाजपा ने 27 साल राज किया है। तो वहां की जनता 27 साल और 30 साल के आंकड़े को देख रही है, ना कि ये धन्ना सेठों को देख रही है। आप देखिए, अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति 50 करोड़ से नीचे नहीं है। हर व्यक्ति 50 करोड़ से 150 करोड़ के पास है। अब ये बताइए, 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बड़ा मजेदार चुनाव होगा। फिर तो बड़ा धनवान लोग होंगे। तो ऐसे धनवान लोगों को जो वोट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसी भी पार्टी को हों, अच्छा है इस बार पता लग जाएगा कि किस धनवान की कितनी पोजीशन है। और वोट का परसेंटेज देखिए, नीतीश जी अभी थोड़ी देर पहले 6.8% हो गया है। 6.8% ये बढ़ा है। मुझे लगता है कि थोड़ा अभी मौसम की वजह से भी ऐसा हो रहा होगा, परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा और आगे आने वाले समय में ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन से सीट पर कौन जीत रहा है। कार्यकर्ताओं का बड़ा अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लोग वोट डालने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचानी है
और इस 60 से 2024 के परचम को जीतना है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नितिशा जी काफी तेजी से लगे हुए हैं। कैप्टन साहब हम ये देखते हैं कि देखिए पिछली बार 2017 के चुनाव थे, गुजरात के चुनाव बहुत अहम थे। इस बार जो चुनाव है ये भी बहुत अहम है क्योंकि इसको ये कहा जा सकता है 2024 का सेमीफाइनल है और गुजरात बहुत अहम आज इसीलिए माना जा रहा है कि यहीं से तय होगा कि बीजेपी की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, किस लेवल पर और काम करना है। क्या आप मानेंगे कि यही वजह है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ हमको इस बार आना है और कहीं जनता के मन में गुजरात के परिणामों को देखकर शंका ना पैदा हो जाए? हमारा उद्देश्य हरदम ये रहा है कि जनता के बीच में हम जो विकास कार्य हम करते हैं उनको लेके गए हैं। आगे हमारे विजन क्या है उनको हम जनता के सामने लेके जाते हैं। हमारा ये उद्देश्य कभी नहीं होता है कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, हम सिर्फ कर्म पे विश्वास रखते हैं जनता के। लेकिन सर वो कर्म एक मंजिल की तरफ डेडिकेटेड होते हैं। नहीं, वो अलग सोच है। बाकी हमारी सोच सिर्फ ये रहती है कि जनता के विकास कार्य में कहीं कोई कमी ना रह जाए। हम ज्यादा से ज्यादा जनता से हम जुड़ सके, उनके विकास कार्य कर सके, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ दे सके, अच्छी रोडों का जाल बिछा सके, लोगों को घर घर पानी नल से पानी पहुंचा सके, सिंचाई के लिए पानी दे सके, बिजली दे सके। तो ये बुनियादी जो सुविधाएं हमारा फोकस इन्हीं पे रहता है। तो ये हमने गुजरात में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। आज जहां गुजरात में कभी पीने को पानी नहीं मिलता था, आज वहां पानी नहरें चल रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है जो हमने 27 साल में जो कार्य वहां किया है। आज गुजरात एक जो है ना सब रोल मॉडल बन चुका है। तो ये 27 साल का हमारा कार्य है। तो ये जनता वहाँ की देख रही है, उसी से हमें जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। लोग जाते हैं लोग लुहाने बातें लेके, अगर जनता उनको नकार देती है, कह देती है कि लोग लुहाने बातें नहीं चाहिए, अब जिसको 27 साल से देख रहे हैं उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो इसलिए हमें वही चाहिए। अभी आपने कुछ सुना भी होगा चैनलों पे, लोग कह रहे थे नहीं बोले हमें तो बीजेपी ही चाहिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए। तो इस तरह गुजरात की जनता, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि वहाँ ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन वाले लोग हैं और बिजनेसमैन अपना नफा नुकसान पहले सोचता है तब वोटिंग करता है। तो उसे मालूम है कि 27 साल से जिसको उसने देखा है उसके अंदर कोई कमी नहीं निकाली अभी तक। अच्छा, तो बार बार जो है ना भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो किसी को वहाँ पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। अरुण कुमार सर, जी भदौरिया सर मैं आऊंगी आपके पास। एक सवाल मैं अरुण कुमार जी से ले लूं। अरुण कुमार जी, भदौरिया साहब तो ये कह रहे हैं कि देखिए ज्यादातर लोग वहां पर बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, तो इसलिए उन्हें पता है किसको वोट देना है। ऐसे में जब बात मुफ्त की राजनीति की आ जाती है, कई घोषणाएं की गई हैं जिसमें मुफ्त का लालच दिया जा रहा है और वो तमाम पार्टियों की तरफ से आई हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये तो आपको हर चुनाव में हर पार्टी को कुछ मतदाताओं को और जनता को हसीन सपना दिखाना होता है। अब वो ठीक कहा भदौरिया साहब बता रहे हैं कि बीजेपी तो लंबे काल से शासन में है। अब जो कुछ कमी और कमजोरी रह गई है, इस बार कुछ नए चुनावी वायदे परोसे गए हैं। एक पूरे देश में जब गुजरात का विकास मॉडल भाजपा इसको उस रूप में नए प्रदेश में सत्ता में आई तो गुजरात का विकास मॉडल की चर्चा कर। तो अब ये बात सही है कि गुजरात के लिए, गुजरात विकसित राज्य है और वहाँ व्यापार भी है, कारोबार भी है और वहाँ धन संपत्ति वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में गुजरात के लोगों का डंका बजता है। तो बीजेपी को ये भरोसा होना चाहिए, जो स्वाभाविक है कि जो नीतियां रही है प्रधानमंत्री ने, जो कुछ गुजरात को आप देखे विकास के भी मॉडल पर कई नई फैक्ट्री आई है। अभी जिसके लिए महाराष्ट्र में गडकरी साहब बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे, वो फैक्ट्री में अचानक गुजरात आ गई। तो मिला जुला कर स्थिति यदि बीजेपी को भरोसा है कि हमने गुजरात को एक पूरी दुनिया के मानचित्र पर लाया है और इस भरोसे से तो ये लगता है कि इस बार बीजेपी पिछले चुनाव से अच्छा करेगी, ये तो संकेत अभी मिल रहे हैं। ठीक है। जी तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये बताना चाहता था, भदौरिया साहब कह रहे थे कि गुजरात की ही धरती है जहाँ जिन्ना जैसे लोग भी रहा करते हैं। गुजरात की ही धरती है जहाँ महात्मा गांधी जैसे लोग हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, गुजरात की धरती है। गुजरात की धरती में अगर जिन्ना जैसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान पर जाकर के पाकिस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को भड़का सकता है, तो
गुजरात की धरती में बतेरे तरह के लोग हैं, गुजरात में अच्छे लोग भी हैं, तो वो सोच वाले लोग भी हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट में आपराधिक छवि के लोगों को थोड़ा कम परसेंटेज दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर देखा कि कांग्रेस ने 31 लोगों को आपराधिक मुकदमे वालों को टिकट दिया, आप पार्टी ने कम से कम 31 लोगों को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कम किया, उसने करीब 18 लोगों को दिया है। अपराधी लोगों को टिकट देना और बहुत धन्ना सेठ लोगों को टिकट देने से मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वह जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो शुरू से आखिरी तक सामाजिक और वो मजबूरी में वोट तो जरूर दे देते हैं, लेकिन आज जो समीकरण बन रहा है, आज जो समीकरण है, वह ये जरूर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता सता रही होगी कि कैसे, किस तरह गुजरात की इस फतह को जीता जाए। और इस फतह को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उस पर लगी हुई हैं और 2024 का चुनाव इसी पर टिका हुआ है। मेरा यह मानना है कि गुजरात का चुनाव भारत देश का इस समय चुनाव है, क्योंकि गुजरात मॉडल और गुजरात के लोग ही रईस हैं। आप चाहे धीरू भाई को ले लीजिए या आप अंबानी को ले लीजिए, चाहे अडानी को ले लीजिए, चाहे किसी को ले लीजिए, आज गुजरात की धरती पूरे भारत में परचम लहरा रही है। तो ईश्वर करे कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सभी जीतें और सभी आगे बढ़े। ठीक है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार हम बात कर लेते हैं, आज जो ये 89 सीटें हैं, इनको लेकर एक बार दर्शकों को हम बता दें कि पहले चरण की जो 89 सीटें हैं, उनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जो कि वीआईपी सीट मानी जा रही हैं। और पहले चरण की इन वीआईपी सीटों के बारे में हम एक बार ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को भी समझा दें कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो वीआईपी सीट है उनकी अगर हम बात करें तो कुटियाना विधानसभा में यहाँ पर पोरबंदर जिले में आती है ये, और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर धेलीबेन ओडेदरा चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस की ओर से नाथ भाई भूरा भाई हैं, और आम आदमी पार्टी की ओर से भीमा भाई मकवाना चुनावी मैदान में है। पोरबंदर विधानसभा सीट में बीजेपी ने इस सीट से बाबू बोखरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है और मेर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 1995, 98, 2012 और 17 में सीट जीती थी। 2002 और 2007 में बोखरिया को उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने हराया था। दोनों इस बार भी आमने सामने हैं। और भावनगर पश्चिम की, जो कि भावनगर जिले की काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, बीजेपी ने यहाँ से जितेंद्र दाघाणी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने किशोर सिंह गोहिल को उम्मीदवार बनाया है और आपने राजू सोलंकी पर दाव लगाया है। वारछा विधानसभा सीट है, ये सूरत जिले में आती है। आम आदमी पार्टी ने इस पर अल्पेश कथीरिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने हार्दिक पटेल के काफी करीबी माने जाने वाले हैं ये, उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा हुआ है और किशोर भाई कनानी को टिकट दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस ने इस सीट पर प्रफुल्ल भाई छगन भाई तोगड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पर मैं एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं इस सीट की, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हार्दिक पटेल के काफी करीबी एक शख्स को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में किशोर भाई कनानी उतरे हुए हैं। अरुण जी, मैं आपसे इस पर सवाल लेना चाहूंगी कि पाटीदार आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है गुजरात में, और इस बार आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश की, सिर्फ इस सीट की नहीं, अगर हम बाकी सीटें भी देखें तो यहाँ पर पाटीदार आंदोलन के जो तमाम दूसरे, तीसरे, चौथे तमाम जो बाकी नेता थे, उन सबको आम आदमी पार्टी ने अपने घेरे में करने की कोशिश की है। तो क्या ये आम आदमी पार्टी को फायदा करता आपको नजर आ रहा है? ये पाटीदार आंदोलन तो सचमुच में एक शानदार आंदोलन रहा था, लेकिन जो उसके सूत्रधार थे और दोनों के संघर्ष के आज कहाँ है? उस समय तो ये दिख रहा था कि वही जो सत्ता और सरकार होती है। पाटीदार आंदोलन तो सचमुच कुछ दिन तो सत्तारूढ़ थी, लेकिन उसको लोगों ने संभाला। और आज जो हार्दिक पटेल का है, हार्दिक पटेल अब तो जिस झंडा बुलंद कर रहा है और जिसका झंडा फहरा रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने कहीं कुछ लाया है, जरूर कोशिश की है उसने एक नई पार्टी के रूप में अपनी, जैसा मैंने पहले कहा, अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। लेकिन उनको इस बार के चुनाव में सिंगल साइड का शुरू में
रहा था मीडिया में और लोग प्रयास लगा रहे थे कि बीजेपी जिस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ अपना जलवा विक्षेप पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ आते आते बाद के दिनों में ऐसा आपको याद होगा कि शुरू में यहाँ का प्रदेश में विद्रोह हो गया और पूरी पार्टी ही बीजेपी के साथ हो गई, जो वहाँ का नेता थे अध्यक्ष थे। कुछ मिलाकर के बीजेपी ने बड़ी अपनी कुशल रणनीति की बदौलत जो भी बीच में कुछ आंदोलन रहे तो उसको उसने पक्षत करने की कोशिश की और इस चुनाव में इसके कारण पाटीदार आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप पार्टी कुछ विशेष दिखा पाएगी अपना, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। ठीक है भदौरिया साहब, ये जो प्रत्याशी आपने चुनावी मैदान में उतारे हैं, बीजेपी ने हार्दिक पटेल के जिस करीबी को कनानी साहब को चुनावी मैदान में उतारा है, इसका क्या लाभ आपको नजर आ रहा है, कितना आपको नजर आ रहा है इस सीट पर? नहीं, बिल्कुल हमारी वो सीट बहुत अच्छे मार्जिन से निकल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो टिकट देते हैं पहले ये देख लेते हैं कि सामने वाले का बैकग्राउंड जनता से कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो हमारे कैंडिडेट जब जनता से, हम खाली यही नहीं देखते कि जिताऊ हो, हम ये देखते हैं कि जनता के बीच में टिकाऊ भी हो। जिताऊ तो हो सकता है, जीतने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है। मगर जनता के बीच में वो कितना जाता है, जनता से कितना जुड़ा हुआ है, जनता के आम कार्यों में कितना वो सक्रिय रहता है, तो ये चीज हमारे यहाँ पहले देखी जाती है कि जनता इनको लाइक कर रही कि नहीं कर रही। तो आपने देखा होगा कि मोरबी का बहुत जो है ना, अन्य पार्टियों ने बड़ा वहाँ का एक बूमर फैलाया कि ये हो गया वो हो गया, और आप हमने भदौरिया साहब मोरबी में जो हुआ वो रूमर नहीं था। मोरबी में देखिए आज भी लोग, मुझे लगता है इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी उस पर चल रही है सर कार्रवाई। मोरबी को लेकर आप रूमर्स नहीं कह सकते, वो बहुत बड़ी लापरवाही थी। नहीं, मेरी बात तो सुने। बिल्कुल जो हाँ घटना घटी है, हम उससे बिल्कुल कहीं वो नहीं है, बिल्कुल घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है और उसकी हमने बिल्कुल जिम्मेवारी ली है। आपने देखा होगा कि 3 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री वहाँ कैंप करते रहे। इससे ज्यादा आप और क्या देख सकते? बिल्कुल, हर्ष साहब भी लगातार वहाँ पर थे, केंद्र के साथ भी कोऑर्डिनेशन में थे, वो सब हमने देखा था। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात देखिए कि हमने वहाँ का जो सेटिंग विधायक था, तुरंत अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए तो सेटिंग विधायक को हटा के और ऐसे कैंडिडेट को हमने टिकट दिया कि जिसने न रात देखी ना अपने प्राणों की परवाह की, तुरंत नदी में कूद गया और लोगों को बचाया। तो हम ऐसे कैंडिडेटों को लाते हैं जो जनता के सुख दुख में खड़ा हो। हम ऐसे को नहीं लाते कि जो ऊपर लोगों से जुड़ा हो, बस ऊपर संबंध रखता हो। जैसे रैलियां चल रही हैं और उसमें जो है ना देश विरोधी ताकतें जो नजर आती है, नारे लगाती है और वो रैलियों में चल रही है साथ में हाथ मिला के। तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं की हमारे यहाँ जगह है और उन्हीं को हम टिकट देते हैं। और उसमें ये तमाम जो आंदोलन है, पाटीदार आंदोलन और तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं, उसको भी ख्याल में रखते हैं। बिल्कुल हम हर चीज को ध्यान में रखते हैं। पाटीदार आंदोलन हुआ तो किस लिए हुआ, उनकी क्या मांगे थी, उनके लिए क्या उनकी जरूरतें हमने पूरी नहीं कर पाई या करी है तो कितनी करी है, हम हर पहलू पर निगाह मारते हैं। उसके बाद हम जो है ना, तभी तो हम गुजरात में 27 साल से रह रहे हैं और अब इस चुनाव में भी हम। अब देखिए, आपने यहाँ पर कनानी साहब को उतारा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जैसे मैं अभी कुमार साहब से सवाल कर रही थी कि पाटीदार जो नेता हैं उन पर आम आदमी पार्टी ने काफी अपना फोकस इस बार रखा हुआ है। तो कतारगांव विधानसभा सीट पर भी आज पहले चरण में मतदान हो रहा है और ये काफी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ से गोपाल इटालिया साहब को उतारा है, जो कि पाटीदार नेता है। देखो, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलने के अलावा और उनके पास और कोई हथियार नहीं, सिर्फ झूठ बोलने का बहुत बड़ा हथियार है। आपने कल नहीं देखा होगा कि आपने पंजाब में किस तरह से वहाँ लाठीचार्ज। नहीं, बिल्कुल हमने देखा है किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। मान साहब के घर के बाहर थे, तमाम किसान वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो तमाम तस्वीरें हमने देखी हुई है। तो एक तरफ तो ये किसानों का बड़ा दम भर रहे थे कि किसानों को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और दूसरे इनके राज्य में किसानों पे इस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये पार्टी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसान है तो आम आदमी पार्टी से दूर हो जाए। आम आदमी पार्टी और एड्स में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसा रोग है जिसको लग गया उसी को निपटा देगा। दिल्ली में लगा, दिल्ली को इन्होंने 20 नहीं 30 साल पीछे कर दिया और पंजाब में गई है 5 साल के लिए। आप देखना पंजाब की क्या हालत कर देंगे। जो
शुरुआत वहाँ हो चुकी है। तो कुछ पार्टियां ऐसी है जो एड्स का काम करती है, तो एड्स से तो मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को बच के रहना चाहिए, तो ही आपकी जिंदगी सफल है। अगर इनके संपर्क में आ गए तो आपका एक दिन मरना मान लो आप वो निश्चित है। बिल्कुल। गोपाल इटालिया साहब के बारे में ही हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका एक बयान था जिसकी वजह से ये काफी विवादों में आए थे। और तिवारी जी से अभी मैं बात कर रही थी बयानों के बारे में, किस तरीके से बयान दिए जाते हैं, ए टीम बी टीम की बात की जाती है और खुद ही बी टीम बन जाते हैं। उसके बाद ये पूरी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे और लगातार नजर बनाए हुए हैं गुजरात में हो रहे पहले चरण के मतदान पर। FM न्यूज़।